हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। दोस्तों, आज का ये वीडियो हिस्ट्री के कोर 14 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तीनों टाइप के क्वेश्चंस को इसमें डाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर मैच करेंगे, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से देखें। तो आइए एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कस मैंने किया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे देखें, कोर 14 का जो पेपर का नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया, जो 1839 से 1945 ईस्वी तक आपको पढ़ना था। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा कहाँ का निवासी था, है ना। मुस्तफ़ा कमाल पाशा बिलोंग टू विच पैलेस, है ना। तो ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है वह तुर्की के सैलोनिका का रहने वाला था। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसका डिटेल मैंने लिखा है कि कमाल पाशा का जन्म 19 मई 1881 ईस्वी में सलोनिका के किसान परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम जुवैदा और पिता अली रजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन ईरान, अर्थात कि ईरान में कारखाना कानून किस वर्ष पास हुआ। तो ईरान में कारखाना कानून जो है 1938 ईस्वी में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड वुमेन कल्चरल सेंटर इन ईरान कम इनटू एग्जिस्टेंस, सॉरी व्हेन डिड वुमेन कल्चर सेंटर इन ईरान कम इनटू एग्जिस्टेंस, अर्थात कि ईरान में महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब हुई। तो ईरान में महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना मार्च 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक वाज पुट अंडर द मैंडेट रूल ऑफ, अर्थात कि इराक को संरक्षण शासन के अधीन रख दिया गया, मतलब किस देश के संरक्षण में ईरान के शासन को रखा गया था। तो वो था ब्रिटेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डिड किंग फैजल बिलोंग, अर्थात कि राजा फैजल किस देश के थे। तो राजा फैजल जो थे वो सऊदी अरब के शासक थे, अर्थात राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की बिकेम ए मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, अर्थात कि तुर्की राष्ट्र संघ का सदस्य बना कब, है ना। तो तुर्की राष्ट्र संघ का सदस्य जो है 1932 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रजा शाह चेंज्ड द नेम ऑफ हिज कंट्री पर्सिया टू ईरान, अर्थात कि रजा शाह ने अपने देश का नाम फारस से बदलकर ईरान कब रखा। तो रजा शाह पहलवी ने अपने देश का मतलब फारस देश से नाम बदलकर जो ईरान है वह 1935 ईस्वी में रखा था। यहाँ पे देखें कि 21 मार्च 1935 को रजा शाह पहलवी के शासन के दौरान फारसी भाषा बोलने वाले देश फारस, अर्थात कि पर्सिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया गया था। यहाँ पे दो तरीके से सवाल पूछता है कि एक तो ये सवाल हो गया, दूसरा सवाल ये भी पूछता है कि फारस का नाम बदलकर ईरान किसने रखा। तो रजा शाह पहलवी ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है कि ईरान का पुराना नाम क्या था। तो ईरान का पुराना नाम क्या था, फारस था, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि फारस किस देश का पुराना नाम था। तो ईरान का पुराना नाम था। तो कई क्वेश्चन इसे बन रहे हैं, तो आपको ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़राइल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, अर्थात कि इज़राइल किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इज़राइल जो है 1948 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। यहाँ देखें कि इज़राइल संसार की यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का नया रूप है। इज़राइल का नया राष्ट्र 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न तुर्कीवाज, अर्थात कि आधुनिक तुर्की का जनक था कौन। तो आधुनिक तुर्की का जनक जो है वह मुस्तफ़ा कमाल पाशा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री वाज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप, अर्थात किस देश को यूरोप का मरीज़ कहा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि तुर्की को जो है वह
यूरोप का मरीज़ कहा जाता था। हालांकि ऐसा वर्तमान में अब नहीं है। तुर्की को जो है उस समय तत्कालीन समय में यूरोप का मरीज़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग तुर्क मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, अर्थात कि युवा तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई। तो युवा तुर्क क्रांति जो है वह 1908 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका डिटेल देख लें कि युवा तुर्क आंदोलन अर्थात कि युवा तुर्क क्रांति 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में आरंभ हुआ। एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। बाद में इस आंदोलन को एकता और प्रगति समिति, ध्यान रखें, एकता और प्रगति समिति नाम से जाना गया। 1908 में इसके नेताओं ने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की एक छत्र शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरिया एंड लेबनान वाज अंडर कंट्रोल ऑफ, अर्थात कि सीरिया एवं लेबनान पर शासनाधिकार था किसका? तो सीरिया एवं लेबनान पर फ्रांस का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज कॉल्ड अतातुर्क, अर्थात कि किसे अतातुर्क कहा गया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचूरिया क्राइसिस वाज हेल्ड एट, अर्थात कि मंचूरिया संकट हुआ था कब? तो मंचूरिया संकट जो है 1931 ईस्वी में पैदा हुआ था। बेसिकली ये था कि मंचूरिया चीन का एक प्रांत है और इस प्रांत पर जब जापान ने आक्रमण कर दिया था तो उसी को मंचूरिया संकट के नाम से जाना गया, है ना, ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो जापानीज वार वाज हेल्ड एट, अर्थात कि रूस जापान युद्ध हुआ था। तो रूस जापान युद्ध 1904-05 में हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखें कि रूस जो विश्व का काफ़ी बड़ा देश है, उसको जापान जैसे छोटे देश ने 1904-05 के युद्ध में हरा दिया था, जिससे रूस की काफ़ी किरकिरी हुई, है ना, और वहाँ की जनता ने इसका काफ़ी विरोध किया। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो जापानीज वार इंडेड विथ, अर्थात कि रूस जापान युद्ध का अंत हुआ किस संधि के द्वारा? ये पूछने का मतलब है ये। तो रूस जापान युद्ध का जो अंत हुआ था वो ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, अर्थात कि पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा जो है 1904-05 का जो युद्ध हुआ था रूस जापान के बीच में, उसका अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द कोमिंतांग पार्टी, अर्थात कि कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था? तो कुओमिंतांग दल का संस्थापक जो है डॉक्टर सन्यात सेन थे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि मतलब डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा कुओमिंतांग दल का जो गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, वही पार्टी आगे चल करके चीन की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड टुक पार्ट इन बर्लिन पैक्ट, अर्थात कि बर्लिन की संधि में इंग्लैंड की ओर से किसने भाग लिया था? तो बर्लिन की संधि में इंग्लैंड की ओर से डिज़रेली ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्लोगन तुर्की फॉर तुर्कीज वाज प्रोपाउंडेड बाय, अर्थात कि तुर्की वालों के लिए है नारा किसने दिया? तो तुर्की वालों के लिए है का नारा जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने दिया था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड सदाबाद पैक्ट टेक प्लेस, अर्थात कि सदाबाद पैक्ट कब हुआ था? तो सदाबाद पैक्ट जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इब्न सऊद बिकेम द किंग ऑफ हेजाज, अर्थात कि इब्न सऊद हेजाज का राजा कब बना? तो इब्न सऊद जो है हेजाज का राजा 1926 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, अर्थात कि मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है ना? तो मेसोपोटामिया जो है इराक का ही प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्लेड द रोल ऑफ ऑनेस्ट ब्रोकर इन द बर्लिन कांग्रेस, अर्थात कि बर्लिन की संधि में ईमानदार दलाल की भूमिका किसने निभाई थी?
तो बर्लिन की संधि में ईमानदार दलाल अर्थात कि ऑनेस्ट ब्रोकर की भूमिका जो है वो बिस्मार्क ने निभाई थी। नेक्स्ट, अब ये था ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम्स में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ज़रूर मैच कर जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लें ताकि आप लोग कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही करके। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस बार के एग्जाम्स के लिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर जो है 150 वर्ड में देना होता है, कि अर्थात कि लगभग 1 पेज, मैक्सिमम 1 पेज। आप लोग 1 पेज से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर ना लिखें, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर आपका छूट सकता है या उसको कंप्लीट आप नहीं लिख पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या है कि जो वर्ड लिमिटेशन है उस पर ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 150 वर्ड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात कि नीचे दिए गए जितने क्वेश्चंस होते हैं या हैं उसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब आपको लिखना है, और वो भी मात्र 150 वर्ड में लिखना है, अर्थात कि 1 पेज में, मैक्सिमम 1 पेज। तो आइए देखते हैं कि इस बार का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ यंग तुर्क रिवॉल्यूशन, अर्थात कि युवा तुर्क आंदोलन का महत्व लिखना है आपको। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अर्थात कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सिद्धांत क्या क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच मैंडेट ओवर सीरिया एंड लेबनान, अर्थात कि सीरिया एवं लेबनान पर फ्रांसीसी संरक्षण जो था उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स ऑफ इब्न सऊद, अर्थात इब्न सऊद के द्वारा जो सुधार किया गया था उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एंड लास्ट जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैलेस्टाइन प्रॉब्लम्स, अर्थात कि फ़िलिस्तीन समस्या के बारे में आप लोगों को लिखना है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मैक्सिमम 1 पेज में ही लिखना है। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम्स में जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, अर्थात कि लॉन्ग क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन आप लोगों को लिखने होते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के एग्ज़ाम्स के में आ सकता है। उस सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मॉडर्नाइजेशन ऑफ तुर्की अंडर द मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अर्थात कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के आधुनिकीकरण का वर्णन करें या कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन तुर्की डिस्क्राइब, है ना, अर्थात कि तुर्की में गणतंत्र की स्थापना पर विवेचना करें। ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ इब्न सऊद, अर्थात कि इब्न सऊद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन क्रिएशन ऑफ इजराइल, अर्थात कि इजराइल के निर्माण पर एक निबंध लिखें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अर्थात कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की विदेश नीति का वर्णन करें। यहाँ पे ध्यान रखें कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर साल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रिफॉर्म्स ऑफ रजा शाह पहलवी, अर्थात कि रजा शाह पहलवी के सुधारों की चर्चा करें। अथवा डिस्क्राइब द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईरान अंडर रजा शाह पहलवी, अर्थात कि रजा शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान के आधुनिकीकरण का वर्णन करें। ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द फ्रेंच मैंडेट ऑफ सीरिया एंड लेबनान, अर्थात कि सीरिया एवं लेबनान पर फ्रांसीसी संरक्षण शासन का वर्णन करें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ इब्न सऊद, अर्थात कि इब्न सऊद की उपलब्धियों की चर्चा करें। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑफ क्रिएशन ऑफ इजराइल, अर्थात कि इजराइल के निर्माण पर एक निबंध लिखें, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ ध्यान रखें कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और इब्न सऊद, मुस्तफ़ा कमाल पाशा
और में जो है रजा शाह पहलवी, इन तीनों के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो ये जो है कोर 14 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग हमारे YouTube के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर मुझे इत्तला करें, ताकि मुझे इसका फीडबैक मिल सके और आगे से और भी बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।